Good evening, good evening, good evening all of you. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? शुरू करें क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाला क्वेश्चन करा दिया था, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन भी बता दिया था, शायद ये वाला भी जहां तक याद है बता दिया था हमने। बताओ क्या आंसर था इसका? पिछली क्लास में बता दिया था। कौन इसमें से पॉल्यूटेड वाटर के कारण नहीं होता? टीबी बताया था हमने, एयरबोर्न डिजीज है। टीबी है एयरबोर्न डिजीज। टीबी आंसर होगा। और टीबी होता किससे है? बैक्टीरिया। इसका रीजन है बैक्टीरिया, होता है बैक्टीरिया के कारण। माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। बैक्टीरिया के कारण होता है और उसका नाम भी है माइकोबैक्टीरियम। कुछ साइंस के भी क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। एक ये सवाल है, इनमें से कौन एक मैमल है? अब आरआरबी वगैरह का एग्जाम है, उनमें ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी, एसएससी, जेई, लाइफ साइंस वगैरह पूछता है। एक आध क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता है। उनके सिलेबस में मत जाओ कि उन्होंने कहा नहीं है, एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल? मैमल क्या होते हैं? जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड होती है बच्चे को मिल्क फीड करने के लिए। जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड होता है, जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड होता है बच्चे को मिल्क फीड करने के लिए, उन्हें मैमल कहते हैं। और भी फीचर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, नाखून, हेयर्स होते हैं उनके बॉडी पे, कई सारे फीचर्स बताए थे। इनमें से कौन एक मैमल है? तो घड़ियाल, हॉर्नबिल या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये मैमल नहीं होते। प्लेटिपस एक एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये मैमल होता है। प्लेटिपस एक एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मैमल का एग्जाम्पल है ये। इसके अलावा एक और है एकिडना। तो मैमल कई सारे हैं, ह्यूमन, एलिफेंट, टाइगर, जिराफ, कई सारे एनिमल है, डियर, ये सभी मैमल हैं। तो मैमल जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड होती है बच्चे को मिल्क फीड करने के लिए। सिर्फ जो मिल्क बनाता हो वो मैमल है ऐसा नहीं होता। सिर्फ मिल्क बनना ही मैमल के डेफिनेशन नहीं होता। मिल्क बनता हो और वो भी मेमरी ग्लैंड में बनता हो। जैसे कबूतर और पेंगुइन, दोनों एग्जांपल बताए थे मैंने। पिजन में और पेंगुइन में, कबूतर और पेंगुइन में मेल फीमेल दोनों मिल्क सिक्रेट करते हैं, पर तो भी वो मैमल नहीं होते क्योंकि वो मेमरी ग्लैंड में नहीं बनता मिल्क उनके बॉडी में। उनके बॉडी में मेल फीमेल दोनों मिल्क सिक्रेट करते हैं, पर वो मेमरी ग्लैंड से नहीं बनता। तो पेंगुइन या पिजन ये मैमल नहीं होते। पेंगुइन या पिजन ये मैमल नहीं होते। तो सिर्फ मिल्क फीड करना बच्चे को मैमल के डेफिनेशन नहीं होता। मिल्क बनता हो और मेमरी ग्लैंड में बनता हो। तो प्लेटिपस और एकिडना यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सर मैमल के एग्जाम्पल हैं। बर्ड्स मैमल नहीं होते। बैट जो है वो मैमल है। बर्ड्स मैमल नहीं होते, बैट मैमल होता है। मछलियां मैमल नहीं होती, पर डॉल्फिन और व्हेल ये मैमल है। मछलियां मैमल नहीं होती, पर डॉल्फिन और व्हेल ये दोनों मैमल है। अगर आपसे कोई शार्क पूछे शार्क मैमल है या नहीं, नहीं, शार्क मैमल नहीं होती। क्रोकोडाइल मैमल है या नहीं, नो, क्रोकोडाइल भी मैमल नहीं होता। इसकी लिस्ट हमने लिखवा रखी है, लाइफ साइंस में पढ़ाया हुआ है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखें। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पर चेयरमैन कौन होता है? एनएचआरसी का चेयरमैन कौन होता है?
एनएचआरसी का चेयरमैन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, और अभी एक नए चेयरमैन बन को नाम भी बता दो। करंट अफेयर में मैंने बताया था नए चेयरमैन कौन बने, वही बता दिया था। एनएचआरसी के करंट चेयरमैन। एडमिट कार्ड आप लोगों को आ गया क्या यूपीपीएससी का? सेंटर की डिटेल शायद आई है ना, मैसेज कर रहे हैं काफी स्टूडेंट। ठीक है, बोलो भाई। सवाल था एनएचआरसी कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका काम क्या है, ह्यूमन राइट्स इशू को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर चेयरमैन कौन होगा? अब ये क्वेश्चन पहले बनाया था मैंने। इसमें देखो क्राइटेरिया क्या होता था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही बनते थे। रिटायर्ड सीजेआई जो होते थे उन्हीं को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया गया था। 2019 में एक अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट जज को भी इसमें शामिल कर लिया गया कि रिटायर्ड सीजीआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। अभी तक क्या होता था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही एनएचआरसी के चेयरमैन होते थे। बाद में अमेंडमेंट करके 2019 के बाद अमेंडमेंट करके ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी हो सकता है, चीफ जस्टिस अगर नहीं हो तो कोई जज भी हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस तो लिमिटेड है ना, उनके नंबर तो संख्या तो लिमिटेड है। पर इसको ब्रॉड करने के लिए और बढ़ाने के लिए 2019 के बाद एक अमेंडमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज भी यहाँ एनएचआरसी चेयरमैन हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर आज के हिसाब से ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। जैसे इस समय कौन है, वी राम सुब्रमण्यम, वी राम सुब्रमण्यम। तो इसका जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया था, केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज भी हो सकते हैं, कोई और जज भी हो सकते हैं। वी राम सुब्रमण्यम खुद भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही रहे हैं, वी राम सुब्रमण्यम खुद भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। तो पहले तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते थे वही यहाँ चेयरपर्सन बनते थे। 2019 का अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट जज को भी शामिल कर दिया, तो वी राम सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं और यहाँ पर एनएचआरसी चेयरमैन बने। तो इस आंसर आज के हिसाब से दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। आज के हिसाब से देखें तो आंसर ए और सी दोनों सही है, दोनों बन सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया है? आज के हिसाब से पहले अगर पॉलिटी देखें तो पहले के हिसाब से यही बनते थे, रिटायर्ड सीजीआई बनते थे, बाद में इनको भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी, तो दोनों ही सही है आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई विवाद हो गया है तो इस तरह का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा वो उसके कुछ किस तरह के अधिकार क्षेत्र में होता है, किस तरह के अधिकार क्षेत्र में होगा। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सरकार को सलाह देने का काम करेगा, या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब इस तरह के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ओरिजिनल का मतलब है पहली हियरिंग ही यहाँ पर होगी, अपील के द्वारा ये मामले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट अपील के द्वारा जाएगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, चारों में से क्या लगाया जाए। केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है तो इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के किस तरह के अधिकार क्षेत्र में आएगा।
ये जो मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट के किस तरह, पहली हियरिंग ही सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है क्या, डायरेक्ट आ सकता है क्या? तो केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी की तरह का डिस्प्यूट है, इसकी पहली सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। केंद्र राज्य के बीच का इशू हाई कोर्ट वगैरह डील नहीं करेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आएगा ये। एंटी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ये संविधान के किस शेड्यूल में दिया हुआ है? पावर फ्लक्चुएट करती है ना, तो कैमरा वगैरह पूरा रीस्टार्ट हो जाता है, कई बार ब्लैक स्क्रीन इसलिए कभी कभी आ जाता है। थोड़ा भी पावर फ्लक्चुएट होगा तो वो डिवाइस ऑफ होकर फिर ऑन होगी। एक आध सेकंड वेट कर लिया करिए, हल्का फुल्का ग्लिच आता है तो लाइव में देखो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। लाइव क्लास में एक आध सेकंड का ग्लिच आ जाए तो उतना तो मैनेजेबल है। ऑप्शन भी देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताओ। ये ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं, सीधे बताइए क्या आंसर होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन है 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। सारे शेड्यूल लिस्ट में यहाँ लिखे भी हैं, किस शेड्यूल में क्या है बताया भी है। देखो शेड्यूल पे क्वेश्चन बनता है, किस शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। पहले शेड्यूल में दिया है स्टेट्स एंड टेरिटरीज, भारत के कौन कौन से, उनकी लिस्ट। 12 शेड्यूल जो दिए हैं उनमें क्या दिया है? पहले शेड्यूल में दिया है भारत के राज्य और यूटी जो है उनकी लिस्ट। दूसरे शेड्यूल में दिया है सैलरीज, लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल पब्लिक ऑफिस जो होल्ड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट, जज, सीएजी। थर्ड शेड्यूल में लिखा है ओथ, ओथ एंड एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में दिया है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, किसके पास कितनी राज्यसभा सीटें हैं। पांचवा शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया का। छठे में स्पेशल जो स्टेटस, ये ट्राइबल एरियाज जो हैं इनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान जो बने हुए हैं, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लद्दाख भी डिमांड क्या कर रहा था, सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लंबे समय से क्या डिमांड कर रहे थे, हमें भी 6 शेड्यूल में डाला जाए। तो 6 शेड्यूल में जो प्रोविजन लिखे हैं ट्राइबल एरियाज के, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्रावधान। तो लद्दाख यही तो कह रहा था हमें भी 6 शेड्यूल में डालो। 7 शेड्यूल में क्या दिया है, केंद्र और राज्य के बीच में पावर का बंटवारा, कौन से मुद्दे सेंटर के अंडर आएंगे, रेलवे, डिफेंस, ये सब। कौन से इशू स्टेट के अंडर आएंगे और कौन दोनों के लिए कॉमन है, कॉन्करेंट लिस्ट। 8 शेड्यूल में दिया है लैंग्वेज। 9th में दिया है कुछ स्पेशल एक्ट एंड रेगुलेशन, स्पेशली बताया भी था मैंने कि 9th शेड्यूल ये कह रहा था कि कोई मामला अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, रोक नहीं सकती सरकार। 10वें शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन, 11वें में पंचायत, 12वें में म्यूनिसिपलिटी, 11वें में पंचायती राज सिस्टम, 12वें में म्यूनिसिपलिटी। बारहवें में म्यूनिसिपलिटी के बारे में। पंचायत और म्यूनिसिपलिटी किस शेड्यूल में है और संविधान के किस पार्ट में है, दोनों क्वेश्चन आता है। पंचायत और म्यूनिसिपलिटी संविधान के किस शेड्यूल में है और किस पार्ट में है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पंचायत शेड्यूल 11 में है, पंचायत जो है शेड्यूल में देखोगे तो शेड्यूल 11 में दिया है। म्यूनिसिपलिटी देखोगे तो शेड्यूल 12 में दिया है, शेड्यूल 12 में दिया है। यहाँ दिया है पंचायत और यहाँ दिया है म्यूनिसिपलिटी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर पार्ट पूछा जाए
अमेंडमेंट करके जो पार्ट ऐड हुआ था, पार्ट अगर पूछा जाए तो किस पार्ट में है? पंचायत और म्यूनिसिपलिटी पार्ट बताइए, कौन से पार्ट में दिया हुआ है? शेड्यूल तो ठीक है, 11-12 में शेड्यूल दिया हुआ है, पर संविधान के किस पार्ट में मेंशन है, उसकी बात आ जाए तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड विकास, पार्ट 9 और 9A, वेरी गुड। पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9 पंचायत और पार्ट 9A म्यूनिसिपलिटी, 9A म्यूनिसिपलिटी, सही है। पार्ट पे भी क्वेश्चन पूछता है, शेड्यूल पे भी। गदर पार्टी, गदर पार्टी जो बनी थी, क्या पर्पस था? गदर पार्टी वॉज ए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया का, ऊपर लिख भी रखा है किस टॉपिक का है, हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है। गदर पार्टी क्या था ये? नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिंगापुर से चलती थी, या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई आतंकवादी संगठन था क्या, बर्लिन से चलता था, या कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम जिसका ताशकंद में हेडक्वार्टर हुआ करता था? नहीं, ये लाला हरदयाल और उनके साथियों, इन लोगों ने मिलकर बनाया था सैन फ्रांसिस्को में। जो वर्कर वगैरह भी अमेरिका में जाया करते थे इंडियन, उन लोगों को जोड़ा था साथ में। रिवॉल्यूशनरी संगठन था, रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन थी जो लाला हरदयाल उनके साथियों ने मिलकर बनाई थी। वर्कर वगैरह भी जो अमेरिका में हमारे जाते थे, उन लोगों को भी साथ में जोड़ा था और एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया गया था, उसी को नाम था गदर। देखो गदर पार्टी ये रहा। अर्ली 20वीं सेंचुरी में मेनी एक्टिविस्ट ब्रिटिश रूल इंडिया से सैन फ्रांसिस्को जाया करते थे, उन लोगों को जोड़कर ही तैयार किया गया था गदर पार्टी। एक रिवॉल्यूशनरी संस्था थी, क्रांतिकारी संगठन था। 1913 में बना था ये गदर पार्टी, 1913 का है, 1913। बनाया किसने था? लाला हरदयाल। नाम नोट करना हो तो कर लो, हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है ये, लाला हरदयाल। क्रांतिकारी संगठन कई सारे बताए थे हमने, स्टूडेंट के ग्रुप्स थे, रिवॉल्यूशनरी संस्थाएं थी, इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सब चर्चा की थी हमने। 1900 सावरकर ब्रदर्स, उनके बारे में बताया था। तो 1900 से लेके 1915 तक बीच बीच में कई सारे हमने घटनाएं बताई थी आपको हिस्ट्री में, सीक्वेंस में बताया था। गदर पार्टी का भी जिक्र हुआ था वहां। सावरकर को जेल में डाल दिया गया था, रीजन वगैरह क्या थे वहां बताया था, वहीं पे सारी कहानी बताई थी। देखो इधर ये क्वेश्चन है डिजीज वाला क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ से भी जोड़ के देख सकते हैं या लाइफ साइंस का क्वेश्चन मान लो। कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसमें से कौन सा विटामिन कम होगा, कौन सी बीमारी का कारण बनेगा? अभिनव भारत वगैरह पढ़ाया हुआ है संजीव, वहीं पर पढ़ाया हुआ है। सावरकर वाली जो बात कर रहे हो, अभिनव भारत, कई सारी संस्थाओं के नाम बताए थे, वहीं पढ़ाया है सब ये हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में। इसमें से हमें बताना है क्या क्या सही है, कौन से विटामिन की कमी से क्या होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी कम हो जाएगा तो स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी की एक पहचान तो होती है ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े से खून आना, इसकी एक पहचान है ब्लीडिंग गम्स। तो विटामिन सी कम होगा तो स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स इसकी पहचान। विटामिन सी का केमिकल नेम बताइए जरा, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक मत टिक करना, सिट्रिक नहीं, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सी से सिट्रिक मत लगा देना कहीं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है केमिकल नेम। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, हड्डियां ऐसे बेंड हो जाती हैं, नॉक नी सिंड्रोम भी बोलते हो, नॉक नी सिंड्रोम की समस्या भी कहते हैं। रिकेट्स जो है वहां पर आप इसको नॉक नी सिंड्रोम भी कहते हो। तो इसके होने के कारण होते हैं फ्लोराइड का होना, फ्लोराइड भी एक रीजन है, उससे क्या होता है, और कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो भी बोन्स बेंड हो जाते हैं, तो रिकेट्स ही है बेसिकली। नॉकनी सिंड्रोम भी कहते हैं, कई कारण से हो जाता है। फ्लोराइड जो होगा वही बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। विटामिन डी, इस विटामिन का नाम वैसे होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम हड्डियों में, बोन्स में रुके, ये विटामिन जरूरी है होना।
कैल्शियम बोन्स के अंदर रुके, लॉस ना हो, बोन की डेंसिटी वगैरह ठीक रहे, विटामिन डी होना जरूरी है कैल्शियम को रिटेन करने के लिए। अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो कैल्शियम का लॉस होने लगेगा, बोन्स वगैरह बच्चे में क्या होती है, बेंड हो जाती हैं। फ्लोराइड भी एक रीजन है होने का। तो बोन्स बेंड हो जाती हैं बच्चों में, हड्डियां ऐसे टेढ़ी होंगी पैर की। और बड़े में इस बीमारी को बोल देते हैं ऑस्टियोमलेशिया। बच्चे में रिकेट्स बोलते हैं, बड़े में इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से होती है ये। नॉकनी सिंड्रोम से आ जाए तो फ्लोराइड ऑप्शन टिक करना है। रिकेट्स की समस्या तो विटामिन डी ऑप्शन में नहीं लिखा हो और आपको टिक करना है तो फ्लोराइड ढूंढो कहाँ लिखा है। तो विटामिन डी केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, बड़े में ऑस्टियोमलेशिया। नॉक नी सिंड्रोम भी इसी तरह की प्रॉब्लम है, वहां पर फ्लोराइड भी जिम्मेदार है। रिकेट्स की ही प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर भी, इसमें भी यही दिक्कत आती है, पर फ्लोराइड ऑप्शन लिखा होगा तो भी टिक कर देना। विटामिन डी या फ्लोराइड में से कोई एक ऑप्शन लिख रहा होगा। विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफेरॉल, केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता। नाइट ब्लाइंडनेस तो होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी। विटामिन ए कम होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं या एंटी एजिंग। ये जो विटामिन है ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, स्किन क्वालिटी के लिए अच्छा होता है या एजिंग वगैरह कम करने के लिए। विटामिन ई टोकोफेरॉल। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है, ये गलत मैचिंग है, थर्ड वाला जो है वो गलत है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी ठीक है, डी की कमी से रिकेट्स ये ठीक है, थर्ड वाला गलत लिया हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम कोई पूछ ले, रेटिनॉल ये होता है। मैवन, मैवन मिशन किसका था ये साइंस सेंटेक में ही पढ़ाया हुआ है, करंट में ही पढ़ाया हुआ है। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, मैवन मिशन किसका है? सिंपल क्वेश्चन है, बोलो भाई। मैवन मिशन किसका मिशन है? यूपीपीएससी यही के एडमिट कार्ड आ गए, आरआरबी 22 को हो जाए, दोनों एग्जाम ठीक से हो जाएं बस। मेन तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि दोनों एग्जाम आराम से निपट जाएं, नहीं तो ये कई एग्जाम जो बैक टू बैक बड़ी दिक्कत रही है कुछ समय में, ढंग से करा ले जाए अथॉरिटीज, ये मुख्य बात है। टाइम पे रिजल्ट दे दें, टाइम पे एग्जाम करा लें, आरओ की स्थिति ना बनाए सारे पेपरों का। इतनी मेहनत लगती है बच्चों के एंड पे भी, टीचर के एंड पे भी, और वैकेंसीज अगर कुछ आ रही हैं तो उनका रिजल्ट भी कुछ आए, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे। किसी एग्जाम में कोई कोर्ट चला जा रहा है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं एग्जाम ही नहीं करा पा रहे दोबारा। पागल बन रखे हैं लोग भी, घूम रहे हैं लोग गोल गोल उसी में। पिछली गलतियों सीखें और ठीक से पेपर करा लें, बस ये मुख्य बात है। मैवन, मैवन मार्स ऑर्बिटर मिशन किसका? नासा का। नासा का मिशन है, यूएसए। मैवन मिशन नासा का है, और अभी जल्दी लॉन्च नहीं हुआ है, पहले का 2013 में लॉन्च हुआ था। मैवन मिशन 2013 का है, पर है कहाँ के लिए? मार्स के लिए है और नासा का है। ये करंट का पुराना क्वेश्चन है, अभी जरूरत नहीं है। मॉरिशस का एक शिप था, इन्वायरमेंटल ऑयल स्पिल हो गया था, इससे इन्वायरमेंटल इशू आ गया था। एमवी वकाशियो नाम का एक शिप था, इससे ऑयल लीकेज हो गई थी, इन्वायरमेंटल इशू आ गया था। मॉरिशस का था ये, मॉरिशस का था, ये पुराना क्वेश्चन है। नहीं, मॉरिशस ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। किस कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था इस शिप को लेकर? मॉरिशस ने डिक्लेयर किया था। मॉरिशस के पास ऑयल लीकेज काफी हो गया था इसका। शिप वैसे जापानी ओन था, जापानीज ओन्ड शिप था, इसका जो लीकेज हुआ था मॉरिशस के नजदीक। तो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर किसने किया था? मॉरिशस ने। 4 साल पुरानी घटना है ये। तो मॉरिशस ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जापानीज शिप था एमवी वकाशियो। 2020 की घटना है ये। ऑयल लीकेज हो गया था मॉरिशस के आसपास। मार्स पे स्पेसक्राफ्ट गया था कुछ समय पहले, उसका नाम होप। ये अभी भी क्वेश्चन रिलीवेंट है। होप नाम का स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री ने लॉन्च किया था मार्स पर? और जिस कंट्री ने लॉन्च किया था उसका पहला था ये, जिस कंट्री ने लॉन्च किया था उसका पहला लॉन्च था।
तो होप नाम का स्पेसक्राफ्ट मार्स पे भेजा गया था। कंट्री कौन सा? जिस कंट्री ने लॉन्च किया था उसका पहला ही था ये। सभी लोग आंसर करो भाई। यूनाइटेड अरब अमीरात। एक सवाल और पूछता हूं मैं, अभी किस कंट्री ने अपना खुद का स्पेस एजेंसी अभी हाल ही में बनाया है 2024 में? 2024 में किस कंट्री ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी बनाई है अभी हाल ही में 2024 के अंदर? और उसका नाम भी बता देता हूं मैं, उसका नाम है कासा। शॉर्ट में उसका नाम कासा रखा गया है। अब बता लो कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में अपनी पहली स्पेस एजेंसी बनाई है और डेवलप्ड कंट्री है। क्वेश्चन बेसिकली इसलिए पूछ रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री है और अब अपनी स्पेस एजेंसी बनाया है इतने समय बाद। डेवलप्ड कंट्री है और इतने समय बाद अपनी स्पेस एजेंसी बनाया है। अभी स्पेस एजेंसी बनाया है, 2045 में ये मार्स प्रोग्राम वगैरह भी लॉन्च करने वाले हैं। कई इनके बड़े बड़े अग्रेसिव टारगेट हैं इसका अभी जल्दी। तो कासा जो है ये बनाई है साउथ कोरिया, चाइना ने अभी बनाई है। क्या बोल रहे हो हरिओम तिवारी, कुछ तो दिमाग लगा लो। स्पेस में चाइना के बारे में कई सारे प्रोग्राम मैंने पढ़ाए हैं। तो चाइना ने अभी अपनी स्पेस एजेंसी पहली बनाई है क्या? जैसे इंडिया का इसरो है, अमेरिका का नासा है, तो चाइना के पास खुद की स्पेस एजेंसी नहीं थी क्या? थोड़ा दिमाग लगा के आंसर कर लो। चाइना के इतने सारे स्पेस प्रोग्राम बताए हैं, क्यों बताए हैं? चाइना तो उल्टा स्पेस में स्पेस स्टेशन भी लगाने जा रहा है अपना। तो चाइना की पहली स्पेस एजेंसी थोड़ी है, वो तो इतना आगे है कंट्री स्पेस प्रोग्राम में। ये साउथ कोरिया की है। कोरियन एरोस्पेस एजेंसी जो ये बनाई है साउथ कोरिया ने बनाई है। ये आ सकता है क्वेश्चन। कौन सा कंट्री? मुख्य बात देखो, इसलिए छोटा मोटा कंट्री होता शायद ना पूछता। बेसिक सवाल इसलिए कि डेवलप्ड कंट्री है और अब जाके इसने खुद की अपनी स्पेस एजेंसी बनाई है। उसका नाम है कासा। कासा स्पेस स्टेशन नहीं बोल रहा हूं, जैसे हमारा इसरो है उस तरह से किसी देश ने अपनी खुद की स्पेस एजेंसी बनाई है क्या? वो बनाई है साउथ कोरिया ने। ये नोट कर लो जरा। नाम लिखना हो कोरियन एरोस्पेस, इससे याद रखना कोरियन एरोस्पेस एजेंसी है ये। कोरियन नाम में कोरिया लिखा हुआ है। कोरियन एरोस्पेस, कोरियन एरोस्पेस ऐसे याद रखो। साउथ कोरिया ने बनाया। एक और क्वेश्चन, आईपीएल अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ये भी नहीं पढ़ना। एक ये मिशन था एस्थ्रोस नाम से। एस्थ्रोस किस कंट्री का था ये? बस यही सवाल है, एस्थ्रोस नाम से मिशन किस कंट्री का था? एस्थ्रोस मिशन इज एसोसिएटेड विद द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? और पर्पस क्या? एस्थ्रोस मिशन नासा का है। नासा का है ये देखो, नासा अनाउंस्ड दैट इट हैज स्टार्टेड टू वर्क ऑन न्यू मिशन एस्थ्रोस। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। द मिशन एम्स टू सेंड अ टेलीस्कोप ऑन अ फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून into the stratosphere to observe
फार इंफ्रारेड लाइट जो अर्थ से नहीं दिख पाती। तो एस्ट्रोस मिशन क्या है? नासा का मिशन है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये भेजेंगे जो सनलाइट में इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। नासा का प्रोग्राम है, बस ये ध्यान रखो। एस्ट्रोस। डियाऊ आइलैंड पढ़ा रखा है मैंने, एक एरिया है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के एरिया में डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच। चाइना और जापान के बीच। चाइना अपने एरिया से जाके एरिया कब्जा, आगे बढ़ के एरिया कब्जा करता है, अपने एरिया से भी आगे बढ़ के एरिया कब्जा करने लगता है। तो चाइना ने एक आइलैंड है, उसका नाम है सेंकाकू। जापान उसको नाम दिया है सेंकाकू और चाइना उसको नाम देता है डियाऊ, उसी आइलैंड को। तो चाइना जापान के बीच में ईस्ट चाइना सी के एरिया में दोनों में कन्फ्लिक्ट की स्थिति है। एक आइलैंड है जैसे कि सेंकाकू, ये जापान का आइलैंड है, चाइना इसको भी कब्जा कर रखा है, अपने लॉ वगैरह इस पे अप्लाई कर दिया इन्होंने। इसी सेंकाकू आइलैंड को जापान सेंकाकू कहता है, चाइना इसको नाम देता है डियाऊ। तो ये डियाऊ नाम आ रहा है इसलिए चाइना, सेंकाकू लिखता तो जापान। ये दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की स्थिति है। अभी क्या न्यूज में चल रहा है? अभी हर चैनल, हर न्यूज, कोई भी यूट्यूब खोल रहे होगे, क्या चल रहा है? टैरिफ वॉर। अमेरिका चाइना टैरिफ वॉर। गजब इसमें लोग अपनी अपनी एनालिसिस दे रहे हैं। अमेरिका चाइना टैरिफ वॉर। कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 104% टैरिफ लगा दिया। 10% पहले लगाया था, 20% पहले लगाया था, 34% उसके बाद लगाया, और 34% जब लगाया तो इंडिया पे भी 26% लगाया है टैरिफ। मतलब हमारे सामान जब वहां जाएंगे तो इतना टैक्स चाइना वसूलेगा, अमेरिका इतना टैरिफ वसूलेगा। तो हमारे शिप जब जाएंगे, हमारा सामान जब यहाँ से वहां एक्सपोर्ट होगा तो उस पे ये टैक्स वसूलेगा, इतना टैरिफ लगाया। तो अमेरिका कह रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं लगभग 80 देशों पे लगा दिया। तो चाइना पे लगाया 10%, फिर अभी लगा दिया 34%, और चाइना से कहा कि तुम रिटेलिएट मत करना, हम इतना लगा रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है, कि तुम हमारे यहाँ ज्यादा सामान बेचते हो और हमारा तुम्हारे उतना सामान नहीं बिकता, ट्रेड का गैप बहुत है हमारे बीच में। तो ट्रम्प का ये कहना है कि ट्रेड डेफिसिट कुछ देशों से बहुत ज्यादा है हमारा, कि अमेरिका उन देशों में उतना सामान नहीं बेचता, पर वो देश अमेरिका में बहुत सामान बेचते हैं, इंडिया चाइना, जबकि इंडिया का बहुत ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम देखो बहुत नहीं, चाइना का बहुत ज्यादा है। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम उन देशों में उतना व्यापार नहीं कर पा रहे जितना ये सामान हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे टैरिफ, ट्रेड का डेफिसिट बहुत है, व्यापार का गैप बहुत है, बराबर बराबर सिचुएशन नहीं है वो कह रहे। और बराबर हो भी कैसे सकती है, अमेरिका इतना बड़ा इकोनॉमी है और बाकियों से कंपैरिजन कैसे कर सकता है, वो फेयर नहीं है। पर उनका लॉजिक यही है कि अमेरिका को नुकसान होता है, ट्रेड का गैप बहुत है। हालांकि अमेरिका को नुकसान अब भी हो रहा है, इससे तो और नुकसान हो रहा है भाई। बाहर देशों से अमेरिका में सामान आता है क्योंकि बाहर देशों में बनाना सस्ता पड़ता है। इंडिया चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सामान सस्ता पड़ता है और अमेरिका में कम दाम पे वो चीज मिल पा रही है। अब अगर अमेरिका खुद प्रोडक्शन करेगा तो लगभग कई चीजें ऐसी हैं जहां 8-8 गुना कॉस्ट पहुंच जाएगी, लेबर महंगी, बिजली महंगी, हर चीज महंगा होगा। चाइना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को कम्पीट नहीं कर पाएगा। अमेरिका खुद से बना के अगर चीजें बेचेगा अपने लोगों को तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, वहां पे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और एक तरफ तो अमेरिका ग्लोबलाइजेशन की बात करता रहा, वैश्वीकरण, खुले व्यापार की नीति, ग्लोबलाइजेशन की बात होती रही, दुनिया में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई कहीं भी ट्रेड कर रहा है। अब तुम लोग डी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो। अभी तक ग्लोबलाइजेशन का दौर चला, हर कोई हर जगह व्यापार कर रहा है। अब तुम आ रहे हो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ कि हर कोई अपना अपना देखे, हर कोई अपना अपना प्रोडक्शन करे, यही सब तो न्यूज में चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, हर कोई सब जगह व्यापार कर रहा था, अब हर देश क्या अपना अपना एक वो बनाने लग जाए, फिर तो ऐसे कोई किसी को अलाउ ना करे, टैक्स बढ़ा बढ़ा के एक तरह से आप ट्रेड को रोक दे रहे हो। तो चाइना कह रहा है कि तुमने 34% हम पे जो लगाया, हम तुम पे रिटेलिएट करके वापस 34 लगा रहे हैं। अभी जो करंट में चल रहा है थोड़ा सा बता देता हूं मैं, मालूम रहे हो क्या रहा है। तो टैरिफ होता क्या है, पहले तो इंडिया कोई सामान भेजेगा अमेरिका, तो अमेरिका उस पर क्या लगाएगा, टैरिफ। पहले कम था, बढ़ाकर कितना कर दिया, 26% हो गया टैरिफ, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है ये। चाइना कोई सामान भेजेगा तो चाइना पे लगा दिया 20% पहले, 34 फिर, और चाइना ने पलट के 34 अमेरिका पे लगा दिया कि अमेरिका कोई सामान चाइना भेजेगा तो चाइना भी टैरिफ वसूलेगा।
और गुस्से में ट्रंप ने कहा कि अब तुमने रिटेलिएट किया है, 54% तुम पे और लगाता हूं। आज से बोला कि इफेक्टिव होगा, 9 तारीख से 54% और लागू हो जाएगा, मतलब 104% टैरिफ चाइना पे लगा दिया। ये कोई प्रैक्टिकल बात है? अरे तुम जब व्यापार रोक ही दे रहे हो, तुम 500 बोल दो, 5000% बोल दो, कोई मतलब है उसका? इतने में ही व्यापार नहीं कर पाएगा वो? 104% टैरिफ कोई सिर पैर है क्या? वो इतने में ही नहीं कर पाएगा व्यापार। तो तुम 500 बोल दो, 5000 बोल दो, अनरियलिस्टिक कोई फिगर बोल दो, कोई मतलब है क्या उसका? अब क्या चर्चा लोग कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। मीडिया तो पता नहीं क्या खाता है, क्या एनालिसिस करता है, समझ ही नहीं आता। कोट पैंट टाई पहन के बैठ जाओ, कुछ भी बोलना शुरू कर दो। अब लोग क्या क्या बोल रहे हैं, किस किस तरह की बात। पहले तो हाहाकार मच गया, ब्लैक मंडे हो गया, इकोनॉमी की हालत खराब हो गई। दुनिया में जो मार्केट जितने गिरे उनकी तुलना में इंडिया रिलेटिवली कम गिरा। अमेरिका की जो हालत हुई है, 20% मार्केट गिर गया, जो बाकी जगह गिरावट हुई उसकी तुलना में कम गिरा। पर पॉइंट क्या है, लोग कह रहे हैं इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के लिए भी दिक्कत है, 26% टैरिफ लगा दिया, 26% टैरिफ लगा दिया, इंडिया के लिए भी परेशानी है। पर लोग क्या कह रहे हैं, चाइना पे इतना टैरिफ है तो चाइना तो अपना सामान अमेरिका में बेच नहीं पाएगा, तो इतने ज्यादा टैरिफ में चाइना की तो हालत खराब हो जाएगी। इंडिया के लिए मौका बन रहा है कि 26% भले इंडिया पे है, पर तो भी इंडिया की चीजें वहां जा सकती है, चाइना के लिए प्रॉब्लम होगी। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो गैप है इंडिया चाइना के बीच टैरिफ का, ये इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका में सामान भेज पाएगा, और इंडिया अमेरिका के रिलेशन भी थोड़े ठीक हैं, तो हम नेगोशिएट करके थोड़ा बहुत इसको कम करवा लेंगे। और चाइना को एक तरह से, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक मजबूत पोजीशन में आ सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, अमेरिका ऐसा तो नहीं कर रहा है कि दोनों को भिड़ा दे, ये सिचुएशन ऐसी बन जाए। चाइना जब लगातार लॉस में जा रहा होगा, लगातार परेशानी में होगा, सबसे बड़ी चीज उसके लिए इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं वो इंडिया को उलझाने की कोशिश करेगा। यहां पर एक डिफेंस का एंगल भी लोग भूल जाते हैं, इस पर बात नहीं करते। एक डिफेंस का एंगल भी भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ने, जब इकोनॉमी इतनी ज्यादा रस्साकसी, इतना ज्यादा इशू बनता है, तो कहीं ना कहीं वॉर का रूप लेने लगता है, और तरीके से लोग वॉर में उलझाने की कोशिश करते हैं। और यह भी हो सकता है कि अमेरिका का दाव क्या, चाइना की पोजीशन को अगर इंडिया काउंटर करना चाहेगा तो चाइना को दिक्कत होगी, किसी ना किसी रूप में इंडिया चाइना में कंफ्लिक्ट बढ़े। इंडिया चाइना में भाई सीधे युद्ध की स्थिति ना बने, पर इसमें उलझा दो, दोनों को दूर कर दो। दूर तो वैसे भी हैं, अच्छे रिलेशन तो नहीं है, पर और गैप बना दो। और अपना तो खेल खेल ही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टैरिफ वसूलने का। तो कई एंगल है इसके, एक एंगल तो डिफेंस वाला भी है। जब इकोनॉमी लगातार इतना टाइटनिंग होगी तो एक दिक्कत क्या बनेगी, इंडिया अगर चाइना की जगह पर रिप्लेस कर रहा होगा तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप चाइना जरूर कुछ करेगा कहीं ना कहीं से। दूसरा, चाइना एक प्रयास ये भी करेगा, या दुनिया में कई कंट्री सोच रहे हैं कि क्यों ना अमेरिका को साइडलाइन करके, भाई अमेरिका हर बार गड़बड़ कर रहा है, इतनी दिक्कतें कर रहा है, तो अमेरिका को किनारे करके एक अपना ब्लॉक बना लिया जाए। एक दूसरा सॉल्यूशन क्या लोग देख रहे हैं कि वो अच्छा भी होता, अमेरिका की दादागिरी जो है वो एक अच्छा सॉल्यूशन होता, पर आप उसको अलग करके काम चला नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया की 25% जीडीपी तो वही लेके बैठा है। दुनिया का मेन जो इकोनॉमी का शेयर है वो तो उसी के पास है। आज भी $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है अमेरिका, तो उसके आसपास भी अभी फिलहाल कोई नहीं है। तो एक तरीका क्या कि लोग कह रहे हैं अमेरिका को किनारे करके एक अलग ब्लॉक बन जाए, बाकी कंट्री आपस में व्यापार को मजबूत कर लें। तो बाकी कंट्री में कौन, मेन तो इंडिया चाइना ही है। मेन तो कौन है, इंडिया चाइना, रशिया युद्ध में उलझाए। दूसरा यूरोपियन यूनियन, यूरोप तो घूम फिर के अमेरिका के साथ ही जाएगा। देखो यूरोपियन यूनियन जो है ना, ट्रंप चाहे जूते से मारने लग जाए इनको, तो भी घूम फिर के ये सब जाएंगे अमेरिका के साथ ही। इतिहास गवाह है इस बात का। कुछ शब्द तुम्हें कठोर लग रहे होंगे सर, ऐसे कह, मैं सही कह रहा हूं कि अमेरिका जूते से मारे तब भी घूम फिर के जाएंगे वहीं। थोड़ा नाराजगी रहेगी, फिर ये वहीं रिलेशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि एक नेचुरल अलाई है ये स्किन कलर के हिसाब से डिसाइड करते हैं ये लोग। एक बनते हैं लिबरल, आज भी लिबरल है नहीं ये आज भी लिबरल नहीं है। यूरोप और अमेरिका वाला जो हिसाब है, ये आज भी स्किन कलर जो है ना इनके अंदर बस गया है। तो बेसिकली ये इंडिया चाइना, मेन ग्रुप इंडिया चाइना एशियन कंट्रीज, ये जो ब्लॉक बन सकता था। पर इसमें दिक्कत क्या है, चाइना की जो पॉलिसी इंडिया के फेवर में रही नहीं, ये हमेशा जो दुश्मनी वाली चाल चलता रहा, धोखा देने वाली चाल चलता रहा, इंडिया कभी ट्रस्ट करेगा नहीं इस पर। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसके आसार तो नहीं दिख रहे कि अमेरिका को साइडलाइन करके ये सारे कंट्री रिलेशन बिल्डअप करें, कि उसको किनारे कर दें और हम लोग आपस में व्यापार को स्ट्रेंथन कर लें। तो एक तो अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी, साइडलाइन कर नहीं पाओगे। दूसरा, ये ब्लॉक बने, इंडिया चाइना साथ दोस्त की तरह आ जाए, इंडिया ट्रस्ट करेगा नहीं चाइना का जो इतिहास रहा धोखा देने का, तो ये तो ऑप्शन किनारे कर दो।
फिर ये ऑप्शन बनता है कि चाइना दो चीजें करेगा। चाइना अमेरिका पे प्रेशर डबल बिल्डअप तो नहीं कर सकता। दिक्कत क्या है कि चाइना उतना ही टैरिफ अमेरिका पे कैसे लगाएगा और कितने दिन तक चल पाएगी ये चीज। तो चाइना का व्यापार कोलैप्स करेगा, चाइना की इकोनॉमी को दिक्कत तो बहुत आएगी, सबसे बड़ा नुकसान तो यही पहुंचा रहा है। दूसरी बात, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ही चाइना है। भाई नंबर 1 पोजीशन पे जो बैठा होता है उसको दिक्कत किससे होती है? नंबर 2 वाले से, कि नंबर 2 वाला ग्रो करते करते मेरी जगह पे ना बैठ जाए। चाइना जिस तेजी से ग्रो किया है अमेरिका को टक्कर तो दे ही रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो चाइना को ताइवान के साथ युद्ध में उलझा दो, या तो चाइना को ताइवान के साथ युद्ध में उलझा दो, उसमें उलझ जाए खत्म हो जाएगा, या तो इकोनॉमिकली कमजोर कर दो चाइना को, इकोनॉमी उसकी बैकबोन जो है उसको कमजोर कर दो। तो जिस तेजी से बढ़ रहा नहीं हो पाएगा। अब इस ट्रेड वॉर में अमेरिका को भी नुकसान होगा, अमेरिका का डर है कि रिसेशन में चला जाएगा, मंदी आ जाएगी, क्योंकि चाइना का सामान अमेरिका में जो बिकता है या दुनिया में कहीं भी बिकता है वो उसके प्राइस कम होते हैं, इसीलिए लोग खरीदते हैं, इसीलिए चाइना ग्रो करता जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, मैन्युफैक्चरिंग हब है वो दुनिया में। अमेरिका की कंपनी भी जाके चाइना में प्रोडक्ट बनाती है, सस्ता पड़ेगा, अमेरिका में बनाएंगे महंगा पड़ेगा। तो अमेरिका को खुद को महंगा पड़ेगा प्रोडक्ट। अगर अमेरिका चाइना पे इतना टैक्स लगा देगा तो चाइना अपनी जेब से भरेगा क्या? वो वहां पे कस्टमर से वसूलेगा, चीजों के दाम बढ़ा देगा। तो चीजों के दाम बढ़ा देगा तो अमेरिका में लोगों को महंगी मिलेंगी वो चीजें। तो फिर अमेरिका की जो अपनी कंपनी है वो उनसे खरीदेंगे, वो भी प्राइस ऊपर है। तो चाइना की चीजें जो दुनिया में सस्ती मिल जाती हैं वो सस्ती नहीं मिल पाएंगी अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया इस पे। क्योंकि चाइना का सामान आएगा उस पर इतना टैरिफ लगेगा, प्राइस होगा डबल। तो अमेरिका में लोग चाइनीज प्रोडक्ट को उतना नहीं खरीद पाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे, तो और कंपनी अपना प्रोडक्ट जो लाएंगी जो सस्ता पड़ेगा वो खरीदेंगे लोग। अब क्या इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहे हैं लोग? एक गाड़ी चाइना बना के बेच रहा है अमेरिका में, उस पर टैरिफ लगेगा 104%। टाटा मान लो जगुआर लैंड रोवर का एक मार्केट है अमेरिका में, अगर वो भेजेगा उस पर टैरिफ पड़ेगा हमें कम। तो लोग कह रहे हैं कि जो हमारी कारें हैं वो चाइना की कारें सस्ती पड़ेंगी। टैरिफ की वजह से, टैरिफ का डिफरेंस जो है, हमारे कई सारे प्रोडक्ट कंपिटिटिव मार्केट मिल जाएगा। अभी तक चाइना से कंपीट नहीं कर पाते थे प्राइसिंग को लेकर, सस्ता पड़ता था वो। अब जब जिन देशों को टैरिफ कम पड़ रहा है, जैसे इंडिया को टैरिफ कम पड़ रहा है, तो इंडिया को टैरिफ कम पड़ रहा है तो हमारे प्रोडक्ट सस्ते मिल पाएंगे अमेरिकन को। तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बात तो सही है, पर हम इतने आलसी लोग हैं, क्लियर कट मैं बात कर रहा हूं, देखो ज्यादा कोई इस पे लाग लपेट लिपापोती नहीं। हम इतने आलसी लोग हैं, अपॉर्चुनिटी है पर हम इस अपॉर्चुनिटी को भी खो देंगे हमेशा की तरह। हम इतने आलसी लोग हैं, तमाशा देखेंगे, हमें कुछ नहीं, हमें बस बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछा दो, आराम से सोने दो। अपॉर्चुनिटी हम लोग समझते ही नहीं है, हम धर्म में जात में इसी में उलझे रहेंगे और फालतू चीजों में, पॉलिटिक्स से ऊपर हम उठेंगे नहीं। हम सारी अपॉर्चुनिटी खो देंगे आज भी और आगे भी, और बातें करते रहेंगे। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं, टारगेट ईयर मान लो दे दिया 2027, अचीव नहीं होगा फिर 35 कर देंगे। अब हम 40 में होंगे तो कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे, तब ढोल पीटो कि हो गए हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन। 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कैसे हो जाओगे? इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस करोगे तो कैसे हो जाओगे? क्लियर है? अब एक दिक्कत और होगी, एक समस्या और जिस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे। चाइना और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो अपना प्रोडक्ट, अमेरिका में टैरिफ तो लगेगी हम पर चाइना की तुलना में हमारा प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में जा सकता है, क्योंकि चाइना के बाद हम एक बड़े मार्केट हैं और हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, हमारे यहाँ चीजें सस्ती बनती हैं। चाइना के बाद, चाइना से कंपटीशन में नहीं, चाइना महंगा बनाता है, तो सॉरी चाइना सस्ता बनाता है, हम उसको कंपीट नहीं कर पाते, हम चीजें महंगी बनाते हैं उसके कंपैरिजन में। तो इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा टैरिफ लगने के बाद, प्राइस हमारा ठीक पड़ेगा टैरिफ के बाद। वैसे अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो चाइना सस्ता पड़ता है, पूरे इंडिया में ही कितना चाइना की चीजें मिलती हैं। तो पॉइंट क्या है, इंडिया जो बनाएगा चाइना से कंपीट तो नहीं कर पाते, पर जब चाइना पे इतने टैरिफ लग जाएंगे तब इंडिया का प्रोडक्ट लोगों को सस्ता लगेगा अमेरिका में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जो इंडिया के लिए बूम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है कि खिचड़ी बन गई? और दूसरी दिक्कत क्या आएगी, चाइना अब तलाशेगा अल्टरनेट मार्केट्स। अमेरिका में तो दिक्कत हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान जाएगा, और इतना नुकसान जा रहा है तो चाइना एक तो करेगा अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी को, जबकि अमेरिका को खुद को दिक्कत बहुत आ रही है। पर ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि सेहत सही करनी है तो कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। भाई चाइना को कंपीट, असल में घूम फिर के कहीं ना कहीं वो चाइना को टारगेट कर रहा है।
घूम फिर के कहीं ना कहीं वो चाइना को टारगेट कर रहा है कि चाइना इकोनॉमिकली इतना मजबूत है, पूरी दुनिया पे ट्रेड के मामले में जो उसकी मोनोपोली हो गई है, कहीं ना कहीं इंटरनली वो उसको काउंटर कर रहा है कि युद्ध से नहीं तो व्यापार के द्वारा उसको उलझाओ और चाइना को डाउन कर दो। रशिया को युद्ध में उलझा दे यूक्रेन से, चाइना को यहाँ पे कमजोर कर दो, ठीक है, या चाइना को बिल्कुल सरेंडर मोड में ले आओ, इकोनॉमी नुकसान होगी तो सरेंडर करेगा, या तो चाइना सरेंडर नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं और टैक्स उल्टा लगा दूंगा मैं। तो चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना चाह रहा है। करेंसी डिवैल्यूएट करना मतलब करेंसी डिवैल्यूएट करना खुद को नुकसान करेगा, पर वो इसलिए कर रहा है कि ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ जाए, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है। करेंसी की को डिवैल्यूएट कर रहा है, करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहा है कि लोगों को चीजें सस्ती मिले, लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी तो ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मुनाफा आ जाएगा। करेंसी डिवैल्यूएशन का इंस्टेंट तो नुकसान है, पर लंबे टर्म में, लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम बढ़ने से वो सोच रहा है कि कवर कर लूंगा मैं, दुनिया हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेगी, करेंसी डिवैल्यूट हो जाएगी, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ जाए तो रिकवर कर लेंगे कुछ। और चाइना क्या करेगा, अब अमेरिका में जब नहीं बेच पाएगा, उतना महंगा सामान अमेरिका में तो नहीं जा पाएगा, 104% टैरिफ लगने के बाद चाइना प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, कौन खरीद पाएगा। अब जैसे इसकी कंपनी है इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली BYD और एक है टेस्ला, कैसे कंपीट कर पाएगा BYD, जबकि टेक्नोलॉजी में अच्छी कार मानी जाती है इलेक्ट्रिक में, ईवीज में BYD अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है ईवी व्हीकल्स में। अब टेस्ला कंप्यूटर मान लो, तो इतनी महंगी गाड़ियां जब हो जाएंगी तो कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। तो चाइना क्या करेगा, और मार्केट तलाशेगा दुनिया में और जगह। अब इतनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है तो क्या करेगा, सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री बंद कर देगा क्या, और माल बनाएगा तो बेचेगा किसको, तो फिर और देशों के रास्ते तलाशेगा। अमेरिका इसको एंट्री नहीं दे रहा, एक तरीके से एंट्री रोकना ही तो है, 104% टैरिफ लगाना, एक तरह से तुम चाइना को रोक रहे हो व्यापार करने से अपने यहाँ। तो चाइना इंडिया से कोशिश करेगा रिलेशन ठीक करो भाई, दोस्ती कर लो, पहले ये पैतरा अपनाएगा कि रिलेशन इंप्रूव कर लो, बॉर्डर डिस्प्यूट निपटा लेते हैं, ये कर लेते हैं, और अमेरिका इंडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इंडिया बिल्कुल हॉट केक बना हुआ है, चाइना भी कोशिश करेगा बात करने की, पर अमेरिका ने तो पैतरा चला ही है कि इंडिया चाइना को उलझाओ, इंडिया को बेनिफिट दे दो, चाइना को साइडलाइन कर दो। बेनिफिट तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता था कि सब पे टैरिफ लगा दे और इंडिया पे जीरो कर दे, फिर तो वन साइडेड बात हो जाती ना, ऐसा नहीं कर सकता था। तो इंडिया को साइडलाइन तो नहीं किया, मतलब इंडिया को सीधे सीधे तो नहीं बोला, पर नेगोशिएट करके हो सकता है इंडिया वाले टैरिफ कम कर दे, कहीं ना कहीं इंडिया चाइना भिड़े अपने में। तो चाइना इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, पर अगर ये ट्रेड वॉर लंबा खींचा और इंडिया चाइना के बहकावे में नहीं आया, तो फिर इन दोनों में क्या स्थिति बनेगी, एग्रेशन की स्थिति बनेगी। चाइना क्या करेगा, पाकिस्तान को भिड़ाएगा, प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद, या खुल के सामने कहीं नॉर्थ ईस्ट में या चिकन नेक का एरिया या बांग्लादेश से मिलकर गड़बड़ करेगा। ये चारों तरफ से जाल रच रहा है, जो बांग्लादेश इसकी दोस्ती है आजकल, पाकिस्तान इसकी दोस्ती, तो या तो डायरेक्ट इंडिया से कन्फ्रंटेशन ना कर पाए तो उनके द्वारा करेगा प्रॉब्लम क्रिएट, ताकि इंडिया उसमें उलझा रहे। पर हम लोग क्या है, हम लोग तो धर्म, जात, राजनीति, फ्रीबीज बांटना, चाहे इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, हम उसी में उलझे रहते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आती। नहीं तो 1947-49 के पास इंडिया चाइना की स्थिति एक जैसी थी, कुछ तो हुआ होगा कि हम डेमोक्रेसी का ढोल पीटते रह गए और चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया, हम पीछे रह गए, क्योंकि हम जात के अंदर जात, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इलेक्शन में हम इसी में लगे रहते हैं। पहले कभी रिलीजन के नाम पे लोगों को बांटते हैं, कभी कास्ट के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, और चुनाव में जात ढूंढते हैं। तो लोग स्पेस में सुनीता विलियम को वापस ले आ रहे हैं और हम यहां पर लगे कास्ट ढूंढने में, औरंगजेब को ढूंढ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले लोग हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी समझेंगे नहीं। अभी क्या कहा, एक मिनिस्टर ने बोला ना कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप है, ये खाली फूड डिलीवरी बॉय और फूड डिलीवरी गर्ल यही जॉब मिल रही है, जिम्मेदार कौन है? जितने स्टार्टअप खुले उसमें से कितने बंद हो गए, इस पर जवाब कोई नहीं दे रहा। कितनी कंपनियां बर्बाद हो गई, कितना सपोर्ट गवर्नमेंट ने वहां पर किया था। अब ये लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसके ऊपर या तो अलग से यूट्यूब पे बात कर लेंगे। फिलहाल ये न्यूज जो चल रही है, ये जानना आपको जरूरी है। किसी का जीडी होगा, कोई इंटरव्यू होगा, वहां ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे, या अभी 2 महीने बाद जो पेपर होंगे उनमें ये क्वेश्चन दिखेंगे आपको। अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है, कुछ समझ आया या खिचड़ी बन गई, पहले ये बताओ। 2 ही 3 एस्पेक्ट हैं इसके कि ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ा दिए, तो ट्रंप क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ व्यापार करने आओगे, इतना टैरिफ मुझे दो, इतना टैक्स दो, अमेरिका को रेवेन्यू चाहिए। और एक बात और है, ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था लोगों से टैक्स में कमी करने का। ट्रंप ने वादा किया था चुनाव में कि टैक्स कम किए जाएंगे अमेरिका में, तो
टैक्स कम किए जाएंगे, पैसा कहां से आएगा? पैसा चाहिए अमेरिका को, तो ट्रंप को एक रास्ता ये नजर आ रहा है कि जो व्यापार करने अमेरिका में लोग आ रहे हैं उनसे टैरिफ वसूलो, ये पैसा आएगा तो जो हमने वादा किया था टैक्स को लेकर वहां से कवर अप कर सकते हैं। तो 3-4 एंगल है, वो एक तीर से कई निशाने लगाना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने टैक्स की बात कही थी, टैक्स रिबेट की बात की थी, वो जो नुकसान होगा उसको हम टैरिफ लगा के कवर कर लेंगे। एक तो कमाई यहां से आ जाएगी, दूसरा गोल्ड कार्ड की स्कीम चालू की है, 44 करोड़ रुपए दो, अमेरिका में नागरिकता पालो, अमेरिका में रहो, गोल्ड कार्ड वाला। तो अमेरिका पैसा उगा ही, बिजनेसमैन है ट्रंप, उसको बिजनेस करना है, वो किस दिन क्या बोल देगा खुद को भी नहीं पता, प्योर बिजनेसमैन। तो पैसा बस कहां से खींचा जाए, और दूसरा बाकी लोग कुछ भी होता है उससे नहीं मतलब है, बस अमेरिका फर्स्ट की नीति के चक्कर में कुछ भी करो। तो एक तो उसका वही एंगल है कि पैसा कैसे खींचा जाए, दूसरा चाइना इंडिया, दुनिया में कई इसमें डायमेंशन खुल जाएंगे। चाइना इंडिया का पॉइंट मैंने बताया, दोनों में टैरिफ में इतना गैप कर रखा है कि चाइना साइडलाइन हो जाए, इंडिया की अपॉर्चुनिटी बने, पर इंडिया को समझना होगा कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करें। पर अभी फिलहाल ट्रेड के लिए इमीडिएट सिचुएशन क्या है? क्या हमारा स्टॉक मार्केट तुरंत बड़ा बूम करने वाला? नहीं, अभी के 4-6 महीने बड़ी प्रॉब्लम में होने वाले हैं अगर ट्रेड वॉर को डीएस्केलेट नहीं किया गया। अगर ट्रंप ने कोई रिलीफ वाला स्टेटमेंट यहां पर नहीं दिया तो अभी 4-6 महीने मार्केट के लिए बहुत खतरनाक है, दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अमेरिका रिसेशन में जाएगा, अमेरिका रिसेशन में जाएगा। कुछ ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, इंडियन मार्केट जो है वो इंसुलेटेड है, इंडियन मार्केट डीकपल्ड है वर्ल्ड मार्केट से। अरे यार, लोगों को भिखारी बना देंगे ये जो फर्जी स्टॉक मार्केट के गुरु हैं और ज्ञान देने वाले हैं, कोर्स बेचने वाले हैं, ये लोगों को भिखारी बना देंगे। इंडियन मार्केट डीकपल्ड है कहते हैं, इनको ये नहीं पता। 2008 का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि 2008 में देखो सब गिरे, इंडिया नहीं गिरा। इन मूर्खों को बताओ भैया, शुरू में जब अमेरिका गिरा तो इंडिया कम गिरा, पर जब अमेरिका एक लेवल से ज्यादा गिरा था तो इंडिया लगभग 60% या कितना नीचे आ गया था। एक डाटा को देख तो ले, अब उनको लगता है कि 2008 लोग भूल चुके होंगे, डाटा पे बात की जाए। अमेरिका थोड़ा, जब अमेरिका गिरना शुरू होगा तो मान लो इंडिया ज्यादा नहीं गिरा, पर एक लेवल से ऊपर अमेरिका गिर गया तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत तेज गिरेंगे हम। और ग्लोबलाइज हो चुकी है, सारी कंट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम डीकपल्ड है। डीकपल्ड क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन के दौर में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर अमेरिका गिरेगा सब गिरेंगे, सब पे इंपैक्ट आएगा। ये फालतू की बातें लोगों को अननेसेसरी कन्विंस करने की कि इंडियन मार्केट डीकपल्ड है, कुछ डीकपल्ड नहीं है, बहुत हद तक आप निर्भर है चीजों पर। तो ये फालतू की जो बातें हैं इन पे नहीं पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पहले खुद को पढ़ना चाहिए, जाके पढ़ें, कुछ कहने से पहले, कुछ ज्ञान देने से पहले। ये कोट पैंट टाई पहन के जो बोलता है ना, आपको लगता है कि सब सही कह रहे हैं, जो कोट पैंट पहन लिए हैं वो सब सही जानकारी दे रहे हैं। अननेसेसरी की होप देते हैं लोगों को। कुछ समझ आ गया? अब ये देखो अगला सवाल, वर्ल्ड का पहला माइनिंग रोबोट, वर्ल्ड का पहला माइनिंग रोबोट, एस्ट्रॉइड माइनिंग। एस्ट्रॉइड जो होते हैं उनको माइन करके उसको अंदर टिक करके देखना उसमें क्या चीजें हैं, क्लियर है? तो एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट, एस्ट्रॉइड को माइन करके उसके अंदर देखना क्या चीज है, चाइना ने भेजा था ये भेजा था चाइना ने। तो ट्रेड वॉर अगर लंबा चला तो अमेरिका चाइना, एक कन्फ्लिक्ट तो ये सामने आएगा जो सीधा दिख रहा है, और इंडिया अगर अपॉर्चुनिटी समझ जाए, अगर उसको समझ आ जाए, अकल आ जाए कि भाई अपॉर्चुनिटी है, हम इसको भुना लें, 6 महीने साल भर के बाद चीजें इंप्रूव कर जाएंगी, इंडिया का बिजनेस बढ़ने के चांस बढ़ेंगे। तो फिर उसमें ये इंडिया को भी ध्यान रखना होगा कि चाइना कहीं जलन भावना जो होती है उसके द्वारा कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम में न डाल दे इंडिया को। क्योंकि जब आपका जैसे वाले दो पड़ोसी एंटी हैं और तीसरे व्यक्ति ने एक को फायदा दे दिया एक को नहीं दे दिया, तो जो जिसको बेनिफिट नहीं मिला होगा वो सोचेगा इसको फायदा मिल रहा है, इसको उलझा देता हूं। अगला ये एंगल खुल सकता है। तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सब पड़ोसियों को चाइना जोड़े बैठा हुआ है इंडिया के किनारे किनारे। तो जब इतना ज्यादा टाइटनिंग होगी तो युद्ध की स्थिति बनती है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज गंगा पे है, इंडिया में पड़ता है, बांग्लादेश बॉर्डर से पहले। फरक्का बैराज इंडिया में है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, गंगा पर। किस रिवर पे है? गंगा पर है। कौन सा स्टेट में
ये कुद्रमुख माइन कहाँ पर है? कुद्रमुख माइन कहाँ पर है? ये आयरन निकाला जाता है यहाँ पर, आयरन ओर। कुद्रमुख जो माइन है आयरन ओर माइन है। कुछ समझ आया है जो मैंने टैरिफ वॉर बताई है? टैरिफ वॉर की जो मैं चर्चा की, थोड़ा बहुत कुछ समझ आया या नहीं आया? कुद्रमुख आयरन ओर माइन ये है कर्नाटका में, कर्नाटका। Which among the following country administer कोको आइलैंड्स? कोको आइलैंड्स जो अंडमान सी में स्थित है। कोको आइलैंड अंडमान सी में स्थित है, किसके कंट्रोल में है ये? कोको आइलैंड्स जो अंडमान सी में स्थित है, किसके कंट्रोल में? कोको आइलैंड है म्यांमार, म्यांमार। इंडिया में जिस टाइप के फॉरेस्ट हैं उसमें सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? सबसे कॉमन टाइप फॉरेस्ट इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं सबसे कॉमन टाइप क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। डेसिडुअस मतलब जिसमें पत्ते झड़ते हैं साल में, सालाना वो समय होता है जब पत्ते झड़ते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन इंडिया पड़ता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों में। 23.5 डिग्री लाइन साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में है ट्रॉपिकल जोन। इंडिया पड़ता है ट्रॉपिकल में आधा और आधा सब ट्रॉपिकल में, आधा ट्रॉपिकल में आधा सब ट्रॉपिकल में। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। और जब इकोनॉमी में इस तरह की स्थिति बने तब लोगों को पढ़ना चाहिए मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन जो लोग कम बताते थे तब उनको पढ़ना चाहिए मनमोहन सिंह के बारे में, कि 2008 में भी रिसेशन था, मनमोहन सिंह का क्या रोल था। पर आदत हो गई है ना, जब सब कुछ सही चल रहा हो तो हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने लोगों की, अपने साइंटिस्टों की, अपने इकोनॉमिस्ट की हम रिस्पेक्ट नहीं करते। वही लोग जो विदेश से काम करते हैं तब रिस्पेक्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू फिश प्रोडक्शन क्या स्टेटमेंट सही है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना के बाद, ये सही है। टोटल फिश प्रोडक्शन मैरीन सेक्टर में ज्यादा है रिवर सेक्टर के मुकाबले, इनलैंड सेक्टर के मुकाबले। स्कीम ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था। ब्लू रिवॉल्यूशन जो प्रोग्राम था उसका पर्पस ही क्या था? फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो पहला और तीसरा तो सही है, पहला तीसरा सही है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद। प्रोडक्शन जो है 9.58 मिलियन टन, इतना इतना इससे आया। ये नहीं, ब्लू रिवॉल्यूशन इसके लिए, ये बात सही है। तो पहला तीसरा, पहला तीसरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पॉलिटी हिस्ट्री दोनों का टॉपिक है ये, पॉलिटी हिस्ट्री दोनों का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, क्या था इसमें, फीचर्स क्या थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन आता है, प्रोविंशियल ऑटोनोमी आ गई थी। प्रोविंशियल ऑटोनोमी, ये क्वेश्चन बहुत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे आ गई थी प्रोविंशियल ऑटोनोमी। तो प्रोविजन फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया ये तो था ही,
पार्शियल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोविंस, ये भी ठीक है। एक है कंपल्सरी एक्सेशन टू फेडरेशन, ये होगा ये पहला तीसरा। प्रोविजन फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया तो था ही, पार्शियल रीऑर्गेनाइजेशन ये दोनों थे। कंपल्सरी एक्सेशन गलत, कंपल्सरी एक्सेशन जो वर्ड है, कंपल्सरी टर्म जो है वो उसकी वजह से गलत है सेकंड वाला। पहला तीसरा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख भी दिया है। (1857) की क्रांति जो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, डेट क्या थी इसकी? डेट पे क्वेश्चन बनता है। 1857 रिवोल्ट जो मेरठ से स्टार्ट हुआ, डेट क्या था? बोलो। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई, डेट थी 10 मई 1857। 10 मई 1857। यांडवू की ट्रीटी के द्वारा किस राज्य, कौन सा एरिया भारत में शामिल हुआ था? यांडवू की ट्रीटी के द्वारा भारत में किसको शामिल किया गया? यांडवू की ट्रीटी से भारत में किस एरिया को जोड़ा गया है? असम को जोड़ा गया था, असम को। महाकाली ट्रीटी भारत और किसके बीच में है? महाकाली रिवर पे जो ट्रीटी है वो इंडिया और नेपाल के बीच है। महाकाली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी, क्या था वो? बोलो भाई। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था। रिपन उस समय वाइसरॉय था। रिपन ने क्या कहा था कि इंडियन जजेस भी यूरोपियन मामले को डील कर सकते हैं, वो भी काबिल लोग हैं। पर वहां पे पार्लियामेंट ने नहीं माना था, विरोध हो गया था। तो रिपन जो वाइसरॉय था उसने इस बात को सपोर्ट किया था कि इंडियन जजेस जो हैं वो भी यूरोपियन मामले को डील कर सकते हैं। वहां पार्लियामेंट ने नहीं माना। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कॉज द, और जो कई सारे लॉ वाले लोग थे इंडिया में, जो कई सारे बड़े बड़े लीडर थे वो लॉ पढ़े हुए थे, तो वो लोग इस बात से नाराज हुए। तो कांग्रेस के बनने का एक कारण ये भी था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी एक कारण बनी थी। इंडिया में जो लॉयर्स वगैरह थे, कांग्रेस उन्होंने बनाई थी, लॉयर्स ने बनाई थी। तो एक कारण ये भी था कि इल्बर्ट बिल पास नहीं हुआ था, वहां उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एक बड़ा कारण बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि रिपन ने इस बात की पैरवी की थी कि इंडियन जो जजेस हैं वो भी काबिल लोग हैं, यूरोपियन मामलों में फैसला दे सकते हैं। और वहां की पार्लियामेंट कह रही नहीं नहीं, ये नहीं डील करेंगे, वो कम कैपेबल मान रहे हैं उनको। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने का इमीडिएट एक कारण ये भी था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। और वाइसरॉय रिपन जो था वो सपोर्ट में था, इंडियन जजेस डील कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसकी बात को माना नहीं गया था। तो वाइसरॉय रिपन एक्चुअली डिजायर टू एबॉलिश द रेशियल प्रेजुडिस, जो नस्लवाद था, काले गोरे का जो नस्लवाद था, कहीं ना कहीं उनके डीएनए में बसी हुई चीज थी ये, और आज भी पूरी तरह निकली नहीं है। तो रेसिज्म को बढ़ावा देते थे ना वो लोग, वाइट स्किन को सुपीरियर मानते हैं। रेसिज्म जो है कहीं ना कहीं कारण वही था। तो रिपन इस बात को खत्म करना चाहता था, रेसिज्म को खत्म करना चाहता था। और इंडियन जजेस भी फैसला दे सकते हैं यूरोपियन मामलों में, पर उसको माना नहीं गया। ये देखो लिखा हुआ है पूरी कहानी यहाँ पर। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय कौन सी यूनियन टेरिटरी ऑक्युपाई कर ली थी? अंडमान निकोबार तक आ गए थे। यहाँ ब्रिटिश थे, रूल कर रहे थे, और जापान और ब्रिटिश एंटी थे। यहाँ ब्रिटिशर रूल कर रहे थे और जापान ब्रिटिश एंटी। तो अंडमान निकोबार कब्जा लिया था उन्होंने, जापान ने ऑक्युपाई कर लिया था अंडमान निकोबार। और क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी हो गया, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, तो फाइनली सरेंडर करना पड़ा था इंडिया को वापस। ये एरिया फिर वापस लिया गया। जापान क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, हिरोशिमा नागासाकी हो गया, और सरेंडर करना पड़ गया जापान को भी लास्ट में, तो ये आइलैंड फिर इंडिया को वापस मिल गया।
ब्रिटिश से जो युद्ध था, ब्रिटिश के एंटी था ना जापान, तो अंडमान निकोबार कब्जा लिया था। और बोस जापान के साथ ही सेना लेकर उधर से आ रहे थे, इम्फाल तक जो आ गए थे वो जापान के सपोर्ट से ही। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, बोस जिससे जुड़े थे, तो बोस और जापान की सेना वो इम्फाल तक आ गए थे। तो हिरोशिमा नागासाकी हो गया, जापान पे अटैक हो रहे थे, उसके आगे नहीं बढ़ पाए जापान, फिर वापस होना पड़ गया उनको, जापानी सेना वापस होना पड़ गया, हिरोशिमा नागासाकी वगैरह हो गया था। और फिर ये एरिया वापस मिला इंडिया को, अंडमान निकोबार। हिस्ट्री में पूरा डिटेल में बताया हुआ है मैंने। आईएनए किसने बनाई थी, बोस जर्मनी गए थे, फिर जापान से मिलकर अटैक कैसे हुआ, पूरा डिटेल में किसी को पढ़ना है तो हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है मैंने, यहाँ हल्का सा आइडिया बस दे रहा हूँ मैं। और 6 अगस्त 9 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा नागासाकी, वापस हुआ है इंडिया को ये 7 अक्टूबर 1945 को, उसी साल। और बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, जो डॉक्यूमेंट जो बोलता है। कंट्रोवर्सी थ्योरी जो है वो कहती है नहीं, बोस वहां से निकल आए थे। मुगल रूलर, किस मुगल रूलर के समय पे हुई थी जागीरदारी क्राइसिस? जागीरदारी क्राइसिस, बहुत बड़ी सेना को भेज दिया दक्कन की तरफ, और ऑफिसर्स वगैरह को बोला कि जिसका जितना बड़ा ओहदा है उसके हिसाब से उनको जागीर मिलेगी, जमीन मिलेगी। पर जितने लोगों को भेज दिया उतनी जमीन थी ही नहीं वहां, तो आपस में भिड़ गए लोग, कब्जा करने लग गए। तो औरंगजेब के लिए सब सरदर्द बन गया था दक्कन की समस्या। औरंगजेब के लिए दक्कन की समस्या दिक्कत हो गई थी, जागीरदारी क्राइसिस इसके समय हुई थी। दक्कन को बर्बाद करने के लिए इतने लोग भेज दिया और उतनी जागीर ही नहीं थी जितना लोगों को दे पाएगा ये, तो वहां कब्जा शुरू हो गया। वो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। कहावत भी थी ना इसी के लिए, जैसे स्पेनिश अल्सर नेपोलियन को खा गया, उसी तरह से दक्कन की समस्या औरंगजेब को खा गई। जिस तरह से स्पेनिश अल्सर नेपोलियन के लिए समस्या बन गया, उस तरह से दक्कन की समस्या औरंगजेब के लिए आफत बन गई। इलेक्ट्रिक कार में जो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं उसमें एक जरूरी एलिमेंट इनमें से कौन है? सब बता लेंगे, हजारों बार बताया वो क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रिक कार में यूज होने वाली जो बैटरी है उसका एक एसेंशियल एलिमेंट लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी। और एक सवाल, एक पॉलिसी है फेम पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए एक नीति है फेम। इसके और भी वर्जन आ चुके हैं, फेम 1, फेम 2, ऐसे ये पॉलिसीज आ चुकी हैं। पर ये नीति किस मंत्रालय की है, सवाल ये है। इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम पॉलिसी किस मंत्रालय की है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इस मंत्रालय का है। क्वेश्चन आ जाए फेम पॉलिसी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इस मंत्रालय की है। फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी और हाइब्रिड व्हीकल्स भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी और हाइब्रिड व्हीकल्स भी, इनको प्रमोट किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी भी तो होती है, इनको प्रमोट किया जाए। इनमें से कौन कौन से केमिकल ड्राई क्लीनिंग एजेंट हैं, ड्राई क्लीन में यूज होते हैं? कौन कौन से केमिकल हैं ड्राई क्लीन में जिनका इस्तेमाल होता है? ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है नेफ्था, बेंजीन, टेट्राक्लोरोएथिलीन। नेफ्था, बेंजीन, टेट्राक्लोरोएथिलीन, तीनों, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ बोलो, ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हुक्स लॉ। सभी बता लेंगे। हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
पहला वाला सही है ना? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ। क्विक लाइम का केमिकल नेम, क्विक लाइम का केमिकल नेम बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कोई व्यक्ति भारत में कितनी बार प्रेसिडेंट हो सकता है और अमेरिका में कितनी बार हो सकता है? कोई पर्सन कितनी बार प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है इंडिया में और अमेरिका में, दोनों बता दो जरा। क्या इंडिया में प्रेसिडेंट बनने की नंबर ऑफ टाइम की कोई लिमिट है? इंडिया में कोई अपर लिमिट है? प्रेसिडेंट कितनी बार हो सकता है? जितनी बार इलेक्ट कर दो उतनी बार बन जाएगा, नो लिमिट। इंडिया में प्रेसिडेंट होने के लिए कोई अपर लिमिट नहीं, कितनी बार भी बनाया जा सकता है, बस उतनी बार इलेक्ट हो जाए, जितनी बार इलेक्ट करोगे उतनी बार बन जाएंगे। अमेरिका में नियम है 2 बार से ज्यादा वहां राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ट्रंप भी देखो दूसरी बार बने हैं, 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ट्रंप बने हैं दूसरी बार। और अच्छा है कि ट्रंप का ये लास्ट टेन्योर है, एक बार पहले बन चुके, एक बार अब दोबारा नहीं बनेंगे। ये कब किस समय क्या बोल दे कुछ नहीं पता। और जब तक ये राष्ट्रपति रहेंगे अनसर्टेनिटी दुनिया में बनी रहेगी और 2-4 जगह युद्ध करवा के मानेंगे। मेन तो इनका है इकोनॉमी फोकस, मेन तो इकोनॉमिक डिसीजन आप देखोगे इस तरह के उल्टे पुल्टे, और दूसरा युद्ध वाला, जैसे ईरान को लेकर अभी धमका रहे हैं, ईरान को लेकर चल रहा है ना, ईरान पे अटैक करेंगे, यमन में चल ही रहा है। तो एक तो इकोनॉमिक और ये दूसरा वॉर एस्केलेशन वाला जो इश्यू है, शांत नहीं बैठेंगे, दुनिया में कुछ ना कुछ धमाके इस तरह के करते रहेंगे ये उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देकर। और स्टेटमेंट भी बिल्कुल उल्टे ऐसे कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती दुनिया। मतलब एक सेंसिबल जो बात होनी चाहिए वो नहीं, कुछ भी करने वाले इंसान तो कुछ भी बोल दे और कोई भी डिसीजन ले ले। खुद के लोग विरोध कर रहे हैं, एलॉन मस्क ने भी अभी इशारा कर दिया कि भाई गलत कर रहे हो, उसको खुद को नुकसान हो रहा है, और चुनाव में सपोर्ट किया था खुद भी। तो अभी ये बने हैं, जब तक रहेंगे ये दिक्कत रहेगी, क्लियर माहौल नहीं मिलेगा कि बिल्कुल क्लैरिटी रहे। संविधान सभा जब बनी थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? और फिर मैं कह रहा हूं अमेरिका इस तरह की चीजें करेगा तो इंडिया अनअफेक्टेड नहीं रह सकता। जो ये लोग कहते हैं इंडिया डीकपल्ड है, वो बकवास करते हैं। थोड़ा बहुत अमेरिका में गिरावट होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका एक लेवल से ज्यादा नीचे आ जाए पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तो ये कह देना कि इंडिया इंसुलेटेड है, ये बकवास बात है। या तो इंसुलेटेड इसलिए कहते होंगे 80 करोड़ लोग फ्री राशन पे टिके हैं, नौकरी नहीं है, बिजनेस की हालत खराब, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो गए, तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर और क्या फर्क पड़ेगा। या तो लोग ये सोच के कहते होंगे, जब कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि जब इतना कुछ बर्बादी है तो फर्क क्या पड़ेगा इस पे, फिर सही खबर मीडिया में दिखाओ मत, जान ही नहीं पाएंगे लोग। तो जब इतनी स्थिति गड़बड़ है तो और फर्क क्या पड़ना है, ये सोच के कहते होंगे। सच्चिदानंद सिन्हा। पर ये जो अपॉर्चुनिटी बनेगी टैरिफ में, जो गैप है इंडिया चाइना का, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर लंबा खिंच गया तो इंडिया का जो गैप है, एक्सपोर्ट को इंडिया अच्छा कर सकता है, पर इस पे लगना पड़ेगा इनको। फालतू की भाषणबाजी किए बिना बिठाकर समझाना पड़ेगा और पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जीएसटी वीएसटी लगा के परेशान करके नहीं कर पाओगे, दुनिया भर के टैक्स लगा के लोगों को परेशान करके। अगर एज लेना है, चाइना को काउंटर करना है, तो ये सही मौका मिलेगा इंडिया को, और अभी ये सही सिचुएशन बन रही है। बराबर लेवल पे चाइना से compete नहीं कर पा रहे थे, पर अभी जो माहौल बन रहा है उसमें मौका मिल रहा है। और हो सकता है इंटरनली ट्रंप चाइना को साइडलाइन करने के लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा परेशानी होगी इसमें। फंडामेंटल राइट सस्पेंड कौन करता है? इमरजेंसी वगैरह जब लगती है तो फंडामेंटल राइट वगैरह सस्पेंड हो जाते हैं, किसके ऑर्डर पर? किसके ऑर्डर पर सस्पेंड हो जाते हैं? Who among the following can suspend the fundamental right? राष्ट्रपति के ऑर्डर पर सस्पेंड हो जाते हैं, राष्ट्रपति के ऑर्डर पर।
हैबियस कॉर्पस की रिट जारी की जाती है, हैबियस कॉर्पस की रिट जारी की जाती है कौन सा आर्टिकल के वायलेशन पर? हैबियस कॉर्पस की जो रिट होती है वो कौन से आर्टिकल के वायलेशन पे संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट, या ये रिट जारी करता है? कौन सा आर्टिकल अगर वायलेट हुआ हो? बोलो भाई। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 अगर वायलेट हुआ है तब, आर्टिकल 21 अगर वायलेट हुआ है तब जारी की जाती है। संविधान सभा के इसमें से कौन सदस्य नहीं थे? संविधान बनाने का काम संविधान सभा को मिला, उनमें से कौन इसके सदस्य नहीं थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर थे उनमें से कौन नहीं थे? गांधी जी मेंबर थे संविधान सभा के? गांधी जी नहीं थे। संविधान सभा के मेंबरों में गांधी जी नहीं थे। संविधान में कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगने का जो ग्राउंड है कि किस किस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए, वॉर था, एक्सटर्नल एग्रेशन था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो टर्म लिखे हुए थे उसमें बदलाव करके इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल के आर्म्ड रेबेलियन किया गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल के आर्म्ड रेबेलियन ये टर्म बदला गया था। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? ये कौन सा अमेंडमेंट था जिसने इंटरनल जो तीन चार ग्राउंड लिखे हुए हैं, वॉर की स्थिति हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस की स्थिति हो, तो इस टर्म को कौन से अमेंडमेंट में बदल के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था? कुछ लोग कह रहे हैं 42, कुछ कह रहे हैं 44, 44 था ना भाई। जनता पार्टी गवर्नमेंट जब आई थी तब उन्होंने अमेंडमेंट किया था ना इस बात को कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया है इसका। इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसी कोई दिक्कत है नहीं, पर इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया है कि अगर चुनाव होंगे, मैं हार जाऊंगी तो इमरजेंसी लगा दो, तो चुनाव होंगे नहीं, सरकार एक्सटेंड हो जाएगी। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की कोई क्लियर डेफिनेशन थी नहीं। राष्ट्रपति के पास गई, उन्होंने कहा दिक्कत चल रही है, साइन करो। राष्ट्रपति अपने ही पर्सन थे, उन्होंने कहा पानी ठंडा हो रहा है, रखा हूँ बाथरूम में गर्म, जल्दी बताओ कहाँ साइन करना है, पानी ठंडा हो जाएगा। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगा तो दिया नेशनल इमरजेंसी, पर ये कंडीशन कुछ थी थोड़ी और सही डेफिनेशन कुछ था नहीं। तो जनता पार्टी सरकार जब आई, चुनाव जब हुए, बाद में इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी सरकार चली गई, जनता पार्टी सरकार बनी, तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को बदल के कह दिया कि आर्म्ड रेबेलियन अगर होगा, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तब वो एक ग्राउंड बनता है इमरजेंसी का। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कल कोई भी यूज कर लेगा टर्म। सही मायने में डिफाइन कैसे करेंगे ये डिस्टर्बेंस है कि नहीं? कि तुम्हें ये डर लग रहा है कि अभी चुनाव होंगे, तुम हार जाओगी, और तुमने सारे अपोजिशन को खत्म ही कर दिया, एक तरीके से सबको जेल में डाल दिया चुनाव को टालने के लिए। 44th अमेंडमेंट था, जनता पार्टी सरकार ने उस टर्म को बदल दिया था। कौन सा इंस्टीट्यूशन म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत वगैरह के चुनाव होते हैं, कौन कराता है? म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत वगैरह के चुनाव कौन कराता है? ये जिम्मेदारी है स्टेट इलेक्शन कमीशन। म्यूनिसिपैलिटी पंचायत के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन, बाकी चुनाव जो है विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बाकी सब चुनाव सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। बाकी जो चुनाव हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग। लोकायुक्त स्टेट के मामले में करप्शन के इशू को डील करना, लोकायुक्त स्टेट के मामले में करप्शन को डील करना, लोकपाल सेंटर के मामले में करप्शन को डील करना। पर लोकपाल सेंटर के मामले में जो करप्शन को डील करते हैं, क्या उसमें प्रेसिडेंट भी कवर होता है? प्रेसिडेंट भी लोकपाल के दायरे में आता है क्या? या स्टेट में लोकायुक्ता जो करप्शन के इशू को डील करता है, क्या उसमें गवर्नर कवर होता है? मिनिस्टर्स कवर होंगे, पीएमबी, सीएमबी। प्रेसिडेंट लोकपाल वाले में नहीं आता, और लोकायुक्ता वाला गवर्नर पर लागू नहीं होगी। तो करप्शन इशू को लोकपाल सेंटर में, लोकायुक्ता स्टेट में डील करते हैं, एक्सेप्ट राष्ट्रपति को केंद्र में और गवर्नर को स्टेट में छोड़कर, वो नहीं शामिल होते इसमें। लोकायुक्ता को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट करप्शन के इशू को डील करते हैं तो गवर्नर, इनका अपॉइंटमेंट ही कौन कर रहा है? लोकायुक्ता के केस में गवर्नर, लोकपाल के केस में प्रेसिडेंट। लोकायुक्ता केस में गवर्नर, लोकपाल के केस में प्रेसिडेंट। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी
तो मीर कासिम हार गया था। नवाब ऑफ बंगाल कौन बना था कासिम के बाद? बैटल ऑफ बक्सर में कासिम हार गया, तो उसके बाद दोबारा गद्दी पे कौन बैठ गया था फिर से? पढ़ाया था ये। उस समय का मुगल बादशाह, अवध का नवाब, मीर कासिम बंगाल का, ये सब मिलके बैटल ऑफ बक्सर लड़ लिए 1764 में। और जब ये हारे तो मीर कासिम को हटा के गद्दी पे किसको बैठा दिया था? मीर जाफिर को। 1764 में जो युद्ध हुआ था, मुगल बादशाह शामिल, अवध का नवाब, मीर कासिम, ये तीनों मिलके लड़े थे। ब्रिटिश ने इनको हरा दिया और भी एरिया के दीवानी राइट्स वगैरह ले लिए थे। मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बैठाया था गद्दी पे। ये पेपर खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री जो नहीं पढ़ पाया, एक बार हिस्ट्री पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कई चीजें समझ आ जाएंगी। आपके सबके फोल्डर में हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, 32 लेक्चर होंगे शायद, उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हैं। तो अभी जो पेपर सर पे है वो निपट जाए, जो नहीं पढ़ पाए वो पढ़ लेना हिस्ट्री। एक बार पढ़ लोगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बात। अब यहाँ फिर से तो एक घंटे नहीं हिस्ट्री पढ़ा सकते, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको समझ आ रहा होगा। इसमें कौन कब बने हैं सीक्वेंस में अरेंज करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है कौन कब बना। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन 1906, जलियांवाला बाग 1919, खिलाफत आंदोलन 1919-20 के आसपास की घटना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34। यही सीक्वेंस है 1 2 3 4, चारों सही है। 1 2 3 4, 1906, 1919, 1920, 1930 से 34 सिविल डिसोबीडियंस लिखा है यहाँ पर। गांधी जी इसमें से कौन से न्यूज़पेपर या जर्नल, मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, कौन से न्यूज़पेपर या जर्नल निकाला करते थे? केवल न्यूज़पेपर नहीं बोल रहा हूं मैं, न्यूज़पेपर या जर्नल जो गांधी जी पब्लिश करते थे। उस समय अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम मेनली न्यूज़पेपर वगैरह हुआ करता था। तो कई सारे बड़े बड़े लीडर जो है न्यूज़पेपर वगैरह निकाला करते थे अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। तो न्यूज़पेपर या जर्नल गांधी जी जो पब्लिश करते थे, यंग इंडिया इन्हीं का था, इंडियन ओपिनियन इन्हीं का था, हरिजन इन्हीं का था, नवजीवन इन्हीं का था। सत्याग्रह इनकी थ्योरी थी, सत्याग्रह ये फॉलो करते थे, पर सत्याग्रह नाम का न्यूज़पेपर नहीं था। सत्याग्रह न्यूज़पेपर का नाम नहीं है। सत्याग्रह ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर टिकी इनकी थ्योरी है, इनकी डॉक्ट्रिन जो है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट है सत्याग्रह, वो उससे रिलेटेड, न्यूज़पेपर का नाम नहीं था। वास्को डिगामा पोर्चुगीज, पुर्तगाली जो इंडिया आए थे, वास्को डिगामा, इसने यूरोप से इंडिया का सी रूट खोजा था। इंडिया को खोजा था ये बात गलत है, इंडिया तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन इंडिया। तो इसने यूरोप से इंडिया जाने का सी रूट खोजा था वास्को डिगामा ने। तो वास्को डिगामा ये यूरोप से इंडिया का सी रूट खोजा। इसकी डेथ कहाँ हुई थी? ये मरा भी इंडिया में ही था, कोची में। इसकी डेथ भी इंडिया में हुई थी, कोची में। जलियांवाला बाग की घटना के बाद किसने ये स्टेटमेंट दिया था? ये शैतानी सरकार है, इसको मेंड नहीं करना है, इसमें कोई सुधार नहीं करना है, इसको एंड करना है। ये शैतानी सरकार है, इसमें कोई संशोधन सुधार की जरूरत नहीं है, इसको एंड करने की जरूरत है। ये किसका स्टेटमेंट था? ये स्टेटमेंट था गांधी जी का। कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, उसके मेंबर कौन नहीं थे इसमें से? इसी ने आइडिया दिया था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, संविधान बनाने का काम शुरू करो। तो कैबिनेट मिशन में जो मेंबर थे उनमें कौन नहीं था? रेडक्लिफ जो था, ये तो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री डिसाइड किया था। रेडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री डिसाइड किया था, ये इस मिशन का पार्ट नहीं था। कैबिनेट मिशन के मेंबर्स में रेडक्लिफ नहीं था। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री जो डिफाइन की थी वो रेडक्लिफ ने की थी। आइडिया ऑफ पाकिस्तान
किसका था? मोहम्मद इकबाल, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान माना जाता है इनको। इंडिया, ये पाकिस्तान का आइडिया किसका था? मोहम्मद इकबाल का, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, उसमें इनमें से कौन नहीं गया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनमें से कौन पार्टिसिपेट नहीं किया? गांधी जी तो गए थे, गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी। कांग्रेस को गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कांग्रेस को गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे, साथ में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सरोजिनी नायडू गई थी। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सरोजिनी नायडू, नेहरू नहीं गए थे इसमें। लौंग जो होता है वो प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है? क्लोव। वो प्लांट की जड़ है कि स्टेम है कि फूल है, क्या चीज है वो, या पत्ती है? क्लोव प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है? इसका इमेज देखोगे ना, लौंग पौधे पे किस तरह लगी रहती है, इसका इमेज देखोगे तो समझ आ जाएगा। ये फ्लावर बड होती है, फ्लावर की बड, पूरा फ्लावर नहीं, फ्लावर की बड होती है क्लोव। लौंग जो बनता है फ्लावर की बड से बनता है, यही होता है क्लोव। ठीक है, चलो आज यही तक रखते हैं, तो कल देखेंगे इसके आगे कहानी। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आरआरबी वगैरह को भी ध्यान में रख के, आज हमने कॉमन जीएस वाले क्वेश्चन जो किए हैं वो आपके 25 क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड है। आरआरबी, आरओ, ये उन सारे एग्जाम के लिए, उनके लिए भी क्वेश्चन, क्योंकि 22 को आरआरबी का पेपर भी है। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में जो 25 क्वेश्चन वाला पेपर है वो आरआरबी इन सारे एग्जाम को ध्यान में रख के कराए हैं। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों की डिमांड आ रही है कि सर 15 तारीख तक करा दीजिए, तो नया टॉपिक, फिर उसके बाद 2-4 दिन क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। जो करना चाहे कर सकता है, बाकी अपना लोग रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो पढ़ें भाई, जो करना चाहे वो कर सकता है। कुछ लोगों की डिमांड आ रही है कि 15 तक क्वेश्चन करवा दीजिए, तो 2-4 दिन क्वेश्चन में और करवा देता हूँ, नया टॉपिक उसके बाद ही फिर शुरू करेंगे। पेपर तक आप फ्री हो जाए, आप तब तक पेपर भी आप फ्री हो जाएंगे। तो जो करना चाहे क्वेश्चन, जो डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन करवा दीजिए, वो कर लेना, अपनी तरफ से मैं करवा देता हूँ। जो करना चाहे वो कर लेना, नहीं करना वो मत करना। कुछ लोगों की डिमांड है क्वेश्चन करवाएं, तो जिसको करना है वो कर लेना। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। थ्योरी में अभी नई चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के अभी 20 और 22 तारीख दोनों दिन बिजी रहेंगे, और कई बच्चे हैं जिनमें, जिससे मुझे अभी पढ़ाना है टॉपिक DFCCIL रेलवे वाला। DFCCIL रेलवे में आरोहण पे पूरा अवेलेबल है, सारा जीएस पूरा अवेलेबल है, केवल ये टॉपिक उसमें अलग से आ रहा है। और DFCCIL रेलवे जुलाई में जिन बच्चों का भी एग्जाम है, इसका पूरा कंटेंट आरोहण पर अवेलेबल है, पूरा सिलेबस अवेलेबल है, केवल ये टॉपिक उन्होंने और ऐड किया है 10 नंबर के लगभग। तो फिर मैं ये शुरू करूंगा, 3-4 क्लास में ये खत्म करूंगा मैं। पर आप लोगों में काफी स्टूडेंट होंगे जो पेपर देंगे, इसलिए थोड़ा अभी रुक रहा हूं मैं, डाटा तैयार कर दूंगा, क्लास कराऊंगा, थोड़ा पेपर से फ्री हो जाओ, क्योंकि अभी ध्यान आप लोगों का इस एग्जाम में है। सही बात भी है। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। यूपीपीसीएस और बीपीएससी एई जो अभी मैं 3-4 दिन पेपर कराऊंगा पारुल, उसमें करवा दूंगा, ध्यान है मुझे। मैंने बोला हुआ था बीपीएससी एई का पेपर कल परसों में करा देंगे। यूपीपीसीएस थोड़ा लेवल बढ़ जाता है उसका, यूपी एई के मुकाबले थोड़ा लेवल ऊपर है। हाँ, इसमें यूपी लोकल का कोई एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हो जाए। बीपीएससी एई और यूपीपीसीएस 2023 का तो करवाया था मैंने, 24 वाला आप बोल रहे हो। चलो ये मैं अभी 2-3 दिन के अंदर ही करवा दूंगा दोनों। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। यूपीपीएससी एई का पेपर तो सॉल्व करवाया था विकास, जीएस का जो एक दो पेपर अवेलेबल थे करवा दिए थे मैंने, अपने फोल्डर में देखो है वो, जीएस वाला करवाया था मैंने, यूपीपीएससी एई वाला। पीसीएस का बोल रहे हैं, ये पीसीएस का बोल रहे हैं, तो मैं 23 का करवाया हुआ, 24 करवा दूंगा। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, पीसीएस वालों को भी काम आ जाएगा, आरओ काम आ जाएगा, पीसीएस का पेपर करा देंगे, तो पीसीएस वाले बच्चे भी हैं, आरओ वाले, उनके भी काम आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।